हाय एवरीवन, मैं दीपक कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा था कि इंडियन सोसाइटी के जो भी करंट के टॉपिक होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आया हूं। और आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए, जो है सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज पे दो तरह से डिस्कशन हो सकता है। एक डिस्कशन तो हो सकता है पॉलिटी को लेकर, और एक डिस्कशन हो सकता है सोसाइटी को लेकर। क्लियर है? तो मैं उसके सोशल जो व्यू होंगे उन पे डिस्कस करूंगा। और उसके अलावा भी जो कानून में लगातार क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इनका क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी का अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर आया है, जहां पे आप 12 मंथ के साथ में 3 मंथ, 18 मंथ के साथ में 4 मंथ, 24 मंथ के साथ 6 मंथ और 36 मंथ के साथ 12 मंथ का यहाँ पे आपको एक्सटेंशन अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, ज्वाइन रिपीटर बैच, जो रिपीटर बैच और फाउंडेशन बैच है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे ऑफर जो है ये 21 अक्टूबर तक है। आपको कोड यूज करना है दीपक1। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। ठीक है, इसके अलावा जो रिपीटर बैच आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स के प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट सीरीज, ठीक है, टॉप एजुकेटर्स उनसे 1-to-1 मेंटरशिप डिस्कशन, ठीक है, सेल्फ स्टडी पीडीएफ, क्विज, डेडिकेटेड डाउट सेशन, ये सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आप अल्ट्रा कॉम्बैट यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारे इनाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रैंक 1 लैपटॉप प्लस स्कॉलरशिप वर्थ ऑफ ₹62,000। रैंक 2 to 10 में आपको लैपटॉप मिल रहा है। 100 आवर्स लाइब्रेरी एक्सेस आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सारे बहुत सारे इनाम है, जिसे आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए, तो आज के टॉपिक पे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेम सेक्स मैरिज। अब सेम सेक्स मैरिज को लेकर क्या क्या डिस्कशन में रहा है, क्या इंपॉर्टेंस रहा है, इनके बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों था। देखेंगे बच्चों कि न्यूज में क्यों था। तो अभी देखेंगे कि रिट पिटीशन हुआ था। खैर ये पिछले साल की बात है, 14 नवंबर 2022 को एक रिट पिटीशन हुआ। क्लियर है? बाय द कपल्स, सेम सेक्स कपल इन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स कपल्स ने एक रिट पिटीशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं डाली, और बोला कि भाई जो सेम सेक्स मैरिज है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं लीगल एक्नॉलेजमेंट दिया जाए। ये ऑब्जेक्टिव था इस रिट का। क्लियर है? और इस रिट में ये भी फोकस था कि द पिटीशंस was the constitutionality of this स्पेशल मैरिज एक्ट। जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करना था, उसकी संवैधानिकता के बारे में। क्लियर है? तो यही डिस्कशन आगे देखेंगे आप। तो सबसे पहले रिट पिटीशन में इनके ऊपर फोकस किया गया था, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया जाए, जो कि नहीं है। वहीं पे सेंटर का आर्गुमेंट है, सेंटर कहती है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई पार्लियामेंट को आप अलाउ करिए इस इशू को हैंडल करने में, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज जो है एक रिफॉर्म की तरीके से भी देखा जा सकता है कि बहुत बड़े चेंजेस के तौर पे देखा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पास में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कभी लोगों के द्वारा फॉलो की जाती थी, लेकिन सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करके कानून बनाकर उनमें काफी सारे चेंजेस किए गए। वैसे अगर आप देखेंगे तो आज के इस बदलते समाज में, जहां पे एक भारत जो है, जहां पे मैरिज जो है एक सेक्रामेंट, एक पवित्र बंधन और बहुत सारी चीजों की तरीके से देखा जाता है, वहीं पे सेम सेक्स मैरिज जो है एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। क्लियर है? जिससे बहुत से लोग इसके पक्ष में हैं और बहुत से लोग जो हैं इसके विपक्ष में हैं। इसको लेकर पार्लियामेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इस पे मुझे अधिकार, मतलब मुझे अलाउ किया जाए, ताकि हम इस इशू पे आगे चल के डिस्कस कर सकें। और वहीं पे देखेंगे कि देयर स्टैंड पॉइंट वाज दैट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 शुड नॉट बी रीड्राफ्टेड टू एकोमोडेट सेम सेक्स मैरिज। और पार्लियामेंट ये भी कहता है कि भाई जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 19 जो आपका ये 1954 का, इसको हम रीड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं सेम सेक्स मैरिज के लिए। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या। हम शुरुआत यहीं से करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या। बच्चों याद रखेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे मैरिज को लेकर हर एक जो हमारे यहाँ पे धर्म है उनके अपने कानून हैं। जैसे हिंदू लॉ हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ, सभी धर्मों के अपने अपने कानून है, जो उनके यहाँ जो विवाह होते हैं उन विवाहों में, ठीक है, उसको लीगैलिटी, ठीक है, मतलब उसको कानूनी वैधता, सामाजिक मान्यता,
क्लियर है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, सब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि एक जाति से दूसरी जाति में विवाह हो, एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह हो, या फिर किसी विदेशी से विवाह हो, उस जगह पे ये क्या कानून क्या करेंगे? तो वहां पे ये कानून असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट किसी एक जाति से दूसरी जाति में, एक धर्म से दूसरे धर्म में और एक देश से दूसरे देश में होने वाले विवाहों को कहीं ना कहीं लीगल मतलब मान्यता देता है, कानूनी वैधता देता है। तो वही स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में यहां पे है कि देखेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट परमिट सिविल मैरिजेस, ठीक है, दिस मैरिज कैन बी कंडक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ couples religious affiliation. Marriage under this act governed by the provisions of the act itself and not subject to personal law. क्लियर है? तो याद रखेंगे इसके खुद के कानूनों के द्वारा उन कपल्स को अधिकार दिए जाते हैं और फिर वह उनके पर्सनल लॉ का मैटर नहीं रह जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट किस प्रकार से, ठीक है, यहां पर उन लोगों को, उन सिविल मैरिज को उनको अधिकार देता है, लीगल स्टेटस देता है, जो अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति और अलग अलग देशों के बीच में कहीं ना कहीं जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उनको। लेकिन मेल और फीमेल, जी हां, ये बात को गौर से सुनिएगा, अभी भी सेम सेक्स मैरिज जो है इंडिया में वह लीगल नहीं है। तो अब यहां पर उसकी जो उसकी संवैधानिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, उसको चैलेंज किया गया है उस रिट के द्वारा। तो आगे देखते कि इसमें क्या है। तो उसको देखने से पहले देखेंगे कि इतिहास क्या रहा है, इतिहास क्या कहता है। तो सेम सेक्स मैरिज इन इंडियन लीगल सिस्टम में देखेंगे, सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास किया गया था, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, सेक्शन 377 1860 में। इस सेक्शन ने, ठीक है, क्रिमिनलाइज किया था सेक्सुअल एक्टिविटी को। जी हां, जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, क्लियर है, लाइक द सेक्सुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ब्रिटिश का यह मानना था कि मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अननेचुरल है, और जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी अननेचुरल है और अगेंस्ट द नेचर है वो क्रिमिनलाइज की जाएगी अगर कोई व्यक्ति जो सेम सेक्स मतलब अगर देखेंगे अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर लीगल जो कानूनी कार्रवाई जो है, क्लियर है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी और ये होमोसेक्सुअलिटी को इल्लीगल बनाता है। 377 सबसे पहले 1860 में, हम इतिहास में पढ़ते हैं। फिर आगे चल के एलजीबीटीक्यू को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन आया, एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन, जो दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ और इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कॉम्बैट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी। ठीक है, मतलब जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उसको लेकर जो भी वायलेंस हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनको लेकर उनके अधिकार को सुरक्षित करते हुए उनको सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करने की बात की थी इस एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था 2000 में, सॉरी 1990s में। क्लियर है? उसके बाद आप देखेंगे एक नाज फाउंडेशन आता है। नाज फाउंडेशन ने भाई सेक्शन 377 जो था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में डिक्लेयर कर दिया कि 377 जो है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये 2009 की बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए 377 को दोबारा से इल्लीगल कर दिया। मतलब 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बात बोली थी कि होमोसेक्सुअलिटी जो है मतलब इलीगल नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको डिक्लेयर किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डीक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न किया 2009 के उस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को, और फिर से होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया, इल्लीगल कर दिया। बाद में इसके बाद बहुत सी सुनवाइयां हुई। इन सभी सुनवाई के बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने
सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए अपने खुद के डिसीजन को ओवरटर्न किया जो 2013 में दिया था, और नाउ दे डिक्रिमिनलाइज द होमोसेक्सुअलिटी। अब यहां पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि होमोसेक्सुअलिटी अब इंडिया में मतलब सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल है। नहीं, सेम सेक्स मैरिज को लीगल नहीं माना गया है, मतलब आपको उसके द्वारा कानूनी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जो एक नेचुरल मैरिज में मेल फीमेल, ठीक है, उनके बीच में जो विवाह होता है, उस विवाह में जो विवाह के कानूनी अधिकार हैं, क्लियर है, वो अधिकार यहां पर नहीं मिलेंगे। जी हां, मतलब सेम सेक्स मैरिज जो है उसको कानूनी नहीं मानता है, बस सेम सेक्स को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। मतलब अब वह किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो क्राइम नहीं है, आप रह सकते हैं, ठीक है, उसको लेकर आपके अधिकार भी स्पेशल मैरिज एक्ट में है, बहुत सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी अधिकारों की बात कही। लेकिन वैवाहिक जो कपल्स हैं, जो एक बोला जाता है कि वैवाहिक जो पति पत्नी जो हैं, क्लियर है, इन दोनों को जो भी अधिकार मिलते हैं दूसरे कानूनों में, जो दूसरे उनके अधिकार हैं, वह अधिकार इनको नहीं मिलेंगे। क्लियर है, अभी भी यह सफर दूर ही था, मतलब होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज हो गया, लेकिन अभी भी विवाह को लेकर लीगैलिटी मिलना, कानूनी वैधता मिलना बहुत दूर की बात थी। बाद में लोगों ने उसको लेकर बहुत सारी चीजें यहां पे की, जैसे रिट पिटीशन मैंने आपको बताया। उसी में आगे देखा जाता है कि 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट आता है, दैट एम टू सेफगार्ड द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर के अधिकारों की सुरक्षा की बात यहां पे की गई। क्लियर है, उनको लीगल रिकॉग्निशन मिला। ठीक है, ट्रांसजेंडर पीपल को हम सभी ने देखा, काफी न्यूज में था। और उसके बाद फिर आप देखेंगे, लेकिन अभी भी जो एक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है वो फाइट कर रही है कि भाई मैरिज को, क्लियर है, मैरिज को लीगल माना जाए, लीगैलिटी दी जाए। इसी के ऊपर आगे का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या कहते हैं जो भी पेटिशनर्स हैं, उनके आर्गुमेंट क्या है। तो बच्चों, उनके आर्गुमेंट में सबसे पहला आर्गुमेंट जो हमारे सामने देखने को मिलता है वो है कि मैरिज एज अ सोशल स्टेटस। इनका कहना है कि भाई मैरिज भारत में या किसी भी देश में एक सोशल स्टेटस है, मतलब इट इज अ सोसाइटल मार्कर एंड प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन। वो हमें कानूनी वैधता देता है समाज में रहने के लिए, क्योंकि बिना विवाह के तो आज अगर कोई हेट्रोसेक्सुअल कपल है या मेल फीमेल भी रह रहा होगा समाज में, तो समाज कहीं ना कहीं उसको वो वैधता नहीं देती है, वह स्वीकार्यता समाज में नहीं है। समाज आज भी उनको कहीं ना कहीं उस नजर से नहीं देखती है जिस नजर से एक वैवाहिक जो संबंध के द्वारा रह रहे जो पति पत्नी उनको मान्यता मिलती है, वो सोसाइटी नहीं देती। तो इनका कहना है कि भाई देखो, आपने हमें अधिकार दिए, डिक्रिमिनलाइज किया, सब कुछ सही है, लेकिन जब तक मैरिज नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सोसाइटल मार्कर है, एक ठप्पा है, अगर ये लग जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं राइट डिनाइल फॉर सेम सेक्स कपल्स। इन्होंने बोला कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं, ठीक है, आर डिनाइड वेरियस राइट्स लिंक्ड विद द मैरिज। विवाह से संबंधित जो उनके दूसरे अधिकार हैं कहीं ना कहीं उनको डिनाई किया जा रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे, एडॉप्शन एडॉप्ट नहीं कर सकते, सरोगेसी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, पेंशन को लेकर और टैक्स बेनिफिट को लेकर, ये सारे अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसको अभी मैरिज स्टेटस या उसको मतलब मैरिज को लीगल नहीं माना गया है। और फिर आगे देखेंगे, ये बताते हैं कुछ लीगल बेनिफिट भी हमें नहीं मिल पाते हैं, जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट एंड सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं, वो बेनिफिट भी इनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी मैरिज लीगल नहीं है। आगे देखेंगे, इनका और भी कहना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट, मतलब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड दैट राइट ऑफ एवरी एडल्ट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर एक वयस्क व्यक्ति, ठीक है, क्लियर है, पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष या महिला, इन दोनों को अधिकार है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति से, ठीक है, क्लियर है, पसंद के पुरुष या महिला से विवाह कर सकते हैं, उनको चॉइस है। क्लियर है, इस आधार पे हमें भी विवाह करने का अधिकार सेम सेक्स में होना चाहिए,
इन्होंने इस बात को भी रखा, और वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, और ये कहते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है अगर हमें अधिकार नहीं दिया गया। कौन से इन्होंने आर्टिकल बताए? एक तो आर्टिकल बताया 14, बोलते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनलाइजेशन बेस्ड ऑन द वेरियस ग्राउंड। फिर ये आर्टिकल 19 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर ये आर्टिकल 21 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन सभी मुद्दों को रखते हुए इन्होंने बोला कि भाई हमें मैरिज का लीगल स्टेटस तो चाहिए। क्लियर है? अब इन बातों को रखते हुए जब इन्होंने अपने आर्गुमेंट पेश किए, तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सेंटर ने बोला, पार्लियामेंट ने बोला कि भाई ये मामला हमें सुलझाने दिया जाए, तो आप देखते हैं कि सेंटर की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से क्या आर्गुमेंट दिए गए। यहां पे सबसे पहला आर्गुमेंट आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ मैरिज। हमारे यहां पे भारत में जो मैरिज है, ठीक है, उसे हम धर्म, प्रजा और रति से देखते हैं। धर्म मतलब ड्यूटी है, प्रजा मतलब प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, बच्चों के जन्म से संबंधित है, और रति मतलब होता है सेंसुअल प्लेजर, ठीक है। आप जरा समझेंगे यहां पे जो धर्म है, आपने देखोगे हिंदू धर्म में एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। तो एक व्यक्ति जो अपने गृहस्थ आश्रम में होता है, तो वह बच्चे जो हैं, ठीक है, उनका जब जन्म होता है, जब वो वैवाहिक संबंध में होता है, वो बच्चे जब 25 साल के होके ब्रह्मचर्य में शिक्षा लेकर आ जाते हैं, तो अब यह व्यक्ति अपने गृहस्थ को छोड़कर अपने वानप्रस्थ की ओर जाता है, मतलब अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करता है। और इसीलिए बोला जाता है कि हिंदू धर्म में अगर किसी कपल के बच्चे नहीं है तो दे आर कर्स्ड बाय देयर एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों का कहीं ना कहीं उनके ऊपर कर्स है, उनको अभिशाप मिला हुआ है, ऐसा माना जाता है। और बोला जाता है कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए और अपने गृहस्थ आश्रम से एक व्यक्ति को मुक्त होने के लिए, वानप्रस्थ में जाने के लिए जरूरी है कि उसको संतान हो। और इसलिए जो विवाह है हमारे यहाँ पे, वह क्या है, इस नजर से विवाह को लीगल माना जाता है हिंदू धर्म में। इसलिए इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी खासकर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके पीछे यह भी एक रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ पे विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति है, ना कि सेंसुअल प्लेजर। वही यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में सेंसुअल प्लेजर है। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे वहां पे तो मैरिज जो है एक बहुत बड़ा एक बोला जाएगा कि एक सोसाइटल मार्कर नहीं है वहां पे, ठीक है, क्योंकि नाउ पीपल हैव द प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वाज देयर, ठीक है, क्लियर है। इसलिए कहीं ना कहीं वहां पे अलग स्टेटस देखने को मिलता है। यहां पे इन्होंने बोला कि अगर रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ मैरिज देखा जाए तो वो तो अलग है, संतान प्राप्ति बहुत सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी को लीगलिटी करने में एक चैलेंज हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इन्होंने सबसे पहले तो यही बताया कि भाई रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ मैरिज और जो होमोसेक्सुअलिटी उसमें बहुत अंतर है। फिर ये बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी पे। राइट टू प्राइवेसी पे बोला जाता है कि ये एक अपोजिंग व्यू इन्होंने दिया, सजेस्ट दैट कि राइट टू प्राइवेसी शुड नॉट इनकम्पास मैरिज। क्यों? क्योंकि हमारा विवाह जो है ना, मैरिज, वो क्या है, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है एंड मैरिज इज अ सोसाइटल एक्नॉलेजमेंट है। मतलब एक सोसाइटी के द्वारा एक सोसाइटल मतलब सिग्निफिकेंस है और सोसाइटल एक्नॉलेजमेंट है। ये राइट टू प्राइवेसी का मामला हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ पे विवाह में सोसाइटी दो पुरुष मतलब और महिला पति पत्नी को मान्यता देते हैं समाज में एक साथ रहने की और संतान प्राप्ति की। क्लियर है। ये हमारे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का मामला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डिसीजन। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री डिसीजन क्या कहती है कि एम्फेसिस ऑन द पार्लियामेंट्स रोल मेकिंग डिसीजन गिवन द इंट्रिकेसीज अराइजिंग फ्रॉम द डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है। दिस एम्फसाइज दैट की नेसेसिटी फॉर द इन डेप्थ ऑफ द डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव डिस्कशन ऑन द टॉपिक। ये बोलते हैं कि देखो भाई, ये आप ये समझ रहे होंगे कि LGBTQ है क्या। ठीक है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर। ठीक है। और फिर आइए यहाँ पे दो आपको मिल जाएगा, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल। इंटरसेक्स जो है और एसेक्सुअल, इसी के लिए प्लस का प्रयोग किया जाता है। प्लस इसीलिए वरना आपने देखा होगा इतना पूरा लिखा हुआ है, नॉर्मली ये LGBTQ प्लस होता है। क्लियर है। तो प्लस यहाँ पे आई। इंटरसेक्स मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं जिनके अंदर पुरुष और महिला दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों के ट्रेट्स।
और एसेक्सुअल जिनको कहीं ना कहीं सेक्स को लेकर कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स नहीं है, क्लियर है, वो सेंस कहीं ना कहीं जनरेट नहीं होते, वो अट्रैक्शन नहीं है, सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता, वो एसेक्सुअल में आ जाते हैं। तो अब इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो बोला जाता है कि भाई देखो, पार्लियामेंट का रोल जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को लेकर तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे इनके मैरिज को लीगलाइजेशन करने में, तो वह एक डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव मतलब डेमोक्रेटिक मैटर है, जिसमें लोकतंत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके पक्ष में और बहुत से विपक्ष में, तो इसको समाज के बीच में रहकर डिस्कशन से लोकतांत्रिक रूप से इस मामले को सुलझाना जरूरी है। क्लियर है? तो एक मुद्दा यहां पे ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग लॉ। इनके कहने का मतलब यह है कि भाई जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्लियर है, तो आप पुश टू इंस्पेक्ट द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट rather than concentrating solely the gender specific terminology। इनका कहने का मतलब यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इंस्पेक्ट करने की जरूरत है, ना कि इसे किसी एक जेंडर से जोड़कर देखा जाना चाहिए, मतलब जेंडर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेसेस ऑन द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोसेस। और इनका कहने का मतलब यह है कि इसलिए इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, ठीक है, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट को पूरी तरीके से समझना जरूरी है। क्लियर है? उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं वह एक जांच का विषय है जिसमें समय लग सकता है। क्लियर है? क्योंकि अगर हमने इसको होमोसेक्सुअलिटी के साथ में इसमें कहीं ना कहीं परमिशन दी तो वह अपनी मूल वैधता खो देगा, वो अपने कोर प्रिंसिपल्स को खो देगा, क्योंकि तब वह एक जेंडर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो एक मुद्दा यह भी आता है, इफेक्ट ऑन पर्सनल लॉ। क्लियर है? अब पार्लियामेंट यहां पे ये भी कहती है कि रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल लॉ indicate that modification to the special marriage act can significantly impact areas such as family property, divorce, inheritance। अब ये पर्सनल लॉ से चलते हैं, डाइवोर्स हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है, आपकी फैमिली प्रॉपर्टी हुई, अब ये किससे चल रहे हैं? पर्सनल लॉ से। इसलिए अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में परमिशन दिया गया तो वो पोटेंशियल इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे पर्सनल लॉ पे, और तब वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा, ठीक है, कंट्राडिक्शन होगा। अब उसको खत्म करने के लिए बेहद जरूरी है कि भाई सबसे पहले इसके ऊपर विचार विमर्श हो। तो इन पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लेना, पार्लियामेंट बार बार कहती है कि अगर इस स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई चेंज आया तो वो पर्सनल लॉज में क्या करेगा? इंपैक्ट डालेगा। इसलिए ये एक चर्चा का विषय है जो टाइम लेगा, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सबसे बात कर लोकतांत्रिक रूप से डिसीजन मेकिंग किया जाए। ठीक है जी हाँ, उसके बाद ये 2 पॉइंट देख लेना आप। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो क्या कहता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पे अगर आप देखेंगे तो सेम सेक्स मैरिज लीगल है 34 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मेनी यूरोपियन नेशंस। ठीक है, क्लियर है, एंड द पार्ट्स ऑफ द लैटिन अमेरिका एंड एशिया। A number of countries have enacted preventative constitutional bans, with the most recent being Georgia and Russia। जॉर्जिया और रशिया ने कहना कि प्रिवेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल बैन लगा रखा है इसके ऊपर। और साथ में देखेंगे ईरान और अफगानिस्तान जो है, ठीक है, ओनली 2 कंट्रीज बिलीव टू इंपोज अ डेथ पेनल्टी। मतलब यहां पे तो ऐसा है कि ईरान और अफगानिस्तान में अगर कोई सेम सेक्स मैरिज करते हुए, ठीक है, पाया गया ये सारी चीजें, तो उनमें कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है कि, ठीक है, उन्हें शामिल, मतलब यहां पे बोला जाता है कि ईरान और अफगानिस्तान में अगर ऐसा कुछ भी कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो सेम सेक्स मैरिज में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो बोला जाता है कि उनको कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी, मतलब उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस तरीके से कठोर सजाएं भी हैं। उसके अलावा देखेंगे डेथ पेनल्टी और भी देशों में है, जैसे अगर आप देखेंगे मॉरिटानिया और सऊदी अरब, सोमालिया, यूएई, लेकिन वहां पे प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में तो बहुत ही कठोर है। ठीक है, अगर वहां पे कोई भी ऐसा पकड़ा गया व्यक्ति जो सेम सेक्स मैरिज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो उसे डेथ पेनल्टी वहां पे मिलेगी। आगे देखेंगे, ये तो होगी ग्लोबल सिनेरियो। अब हम बात करते हैं अपने इतिहास में लेकर, क्या हमारे इतिहास किस नजर से इसको देखता है। तो अगर हम अपने इतिहास में जाकर देखें तो बोला जाता है कि एंसेंट एक्सेप्टेंस, हमारे यहां पे प्राचीन काल से ही, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी जो है समाज में मौजूद रही है। ठीक है, लेकिन आगे चल के जब आर्य आए, वैदिक सोसाइटी स्टार्ट होती है, तो वैदिक सोसाइटी और आर्य ने कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी को सप्रेस करना शुरू किया। इंडियन कल्चर में उसको सप्रेस करना शुरू किया आर्यंस के इन्वेजन, मतलब आर्यंस के इंडिया आने के बाद, वैदिक सोसाइटी के बाद में। उसके पहले से होमोसेक्सुअलिटी और बाद में भी हमेशा समाज में रही है। ये तो रही बात ये कि विरोध है कि कोई सप्रेस कर रहा है, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी है। लेकिन तभी क्या हुआ कि ब्रिटिश आए,
अब ब्रिटिश है और ब्रिटिश ने क्या कह दिया, अननेचुरल। उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल बोल दिया, बोला यह प्राकृतिक नहीं है। और इसको लेकर जो विचार है और इसी को लेकर जो हमारे इंडियन पिनल कोड में 377 था वो उस अननेचुरल के बेसिस पे था। लेकिन हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो होमोसेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं समाज में प्राचीन काल से मौजूद है और हमने इसे अप्राकृतिक कभी नहीं माना। ये तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था कि इन्होंने अप्राकृतिक एक लेबल लगा दिया अननेचुरल का, ठीक है, क्लियर है, जिसने इंडियन सोसाइटी के व्यू को भी कहीं ना कहीं क्या किया, चेंज किया। लेकिन हमारे समाज को इस लेबल ने चेंज किया था, लेकिन हमारे समाज में इसको लेकर अननेचुरल जैसे कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के बेसिस पे 377 जो हुआ है इंडियन पिनल कोड का वो डिक्रिमिनलाइज किया गया है, क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो आप देख सकते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अननेचुरल जो है वह हमारे समाज में वो बहुत पहले से था, लेकिन अननेचुरल जो है वो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया, इसने हमारे परसेप्शन को चेंज किया। अब आगे देखेंगे चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड द होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। अब इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को देखकर लोगों के व्यवहार में, उनके एटीट्यूड में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात करेंगे लीगल माइलस्टोन। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का मतलब वर्डिक्ट है, क्लियर है, डिक्रिमिनलाइजेशन गे सेक्स मार्क्ड अ पाइवोटल टर्न, क्लियर है, ये आप डिक्रिमिनलाइज किया गया। एक तो पहला ये देखने को मिलता है। दूसरा, इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए, राइट दिए गए, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि धीरे धीरे समाज में कहीं ना कहीं इनको लेकर चेंजेस तो आ रहे हैं। दूसरा, इंक्रीजिंग इन द एक्सेप्टेंस। प्यू सर्वे की रिपोर्ट है जो 2020 में, ठीक है, आई थी जून में, क्लियर है, ये हाईलाइट करती है। ये क्या हाईलाइट करती है मैं आपको बताऊं कि 2020 में 37% पार्टिसिपेंट्स, जो भी सर्वे जिनके ऊपर हुआ था, ठीक है, सपोर्टेड द एक्सेप्टेंस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जो 2014 में केवल 15% था। तो 2014 से 2020 में करीब 15 से 37% लोगों ने, सोसाइटी बदल रही है, रवैया बदल रहा है, उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के एक्सेप्टेंस की बात कही कि समाज को स्वीकारना चाहिए। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जून में 53% इंडोर्स द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज विथ ओनली 43% अपोजिशन। और 53% जो थे वो सेम सेक्स मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे कि लीगलाइजेशन होना चाहिए, 43% इसके अपोज में थे। एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब समाज में रवैया तो बदल रहा है, ठीक है। अब समाज जो है उसमें एक एटीट्यूड जो है बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रहा है और अब लोगों का यह मानना है कि इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, आगे आने वाले समय में जब ये नंबर्स और बढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री डिस्कशन जो डेमोक्रेटिक डिस्कशन होगा उसको लेकर सेम सेक्स मैरिज लीगल तो होगा, बट इट टेक्स अ टाइम बिकॉज इट इज अबाउट द रिफॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे रिमेनिंग चैलेंजेस। रिमेनिंग चैलेंजेस क्या है, वही हैं, ठीक। अगर आप देखेंगे तो कंजर्वेटिव व्यू ऑन द सेक्स एंड सेक्सुअलिटी आर स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया। आज भी उनको कहीं ना कहीं समाज से अलग रखा जाता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, परिवार से अलग रखा जाता है, कई जगह पे वायलेंट देखा गया, उनके ऊपर अटैक तक हुए, क्लियर है। समाज में अभी भी कंजर्वेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए खुले रूप से, खुले विचार से कहीं ना कहीं सहमत नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको आप देख सकते हैं, क्लियर है, और इनके ऊपर एक अच्छा फ्रेम जो है आंसर का कर सकते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, क्लियर है, विद द सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया या रिगार्डिंग द सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, क्लियर है। तो आप इस पर लिख सकते हैं कि सेम सेक्स मैरिज है क्या। स्पेशल मैरिज एक्ट को लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो पेटिशनर्स के आर्गुमेंट और पार्लियामेंट के आर्गुमेंट, और उसको लेकर नीचे चैलेंजेस लिखते हुए कंक्लूजन दे सकते हैं। कंक्लूजन में आप ये देख सकते हैं कि जो करंट में एटीट्यूड चेंज हो रहा है, इनको बहुत अच्छे से लिख के आप अपने आंसर को और भी परफेक्ट बना सकते हैं, क्लियर है। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही रहेगा। आप देख रहे हैं कि टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप दीपक 1 कोड यूज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल करके अपने कोर्स को, जो भी आप कोर्स लेना चाहते होंगे, जो कि एक्सटेंशन मिल रहा है, दीपक 1 कोड यूज करेंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। और इस कोड को यूज करने के बाद में इस नंबर पे कॉल करके आपकी जो कोर्स फीस है, अगर आप एक साथ नहीं दे पा रहे तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी ईएमआई में, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, फिर एक अच्छा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगा। कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।